Hi, so this is class number 36 General Studies Revision। आज हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फैक्ट्स, क्विक फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी। टोटल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में शुड नॉट बी लेस देन 40, कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए विधान परिषद में, नॉट लेस देन 40, ये लिखा है आर्टिकल 171 में। Legislative council in a state can be created or disbanded by the parliament on the recommendation of state legislative assembly। जैसे आंध्रा ने रिसेंटली कहा था कि यहाँ legislative council की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, तो legislative council की रिकमेंडेशन अगर राज्य करेगा तो पार्लियामेंट उसको क्रिएट भी कर सकती है और डिसबैंड भी कर सकती है। जैसे वेस्ट बंगाल से अक्सर डिमांड आती है कि यहाँ भी दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो होना चाहिए। सो दिस इज देयर। Chief Minister of a state cannot take part in the election of president if Chief Minister Legislative Council से है तो Legislative Council के members president के electoral roll में नहीं होते हैं, electoral college में नहीं होते हैं election के। तो जो Legislative Council से अगर Chief Minister है तो वो presidential election में, चुनाव में उधर take part नहीं कर पाएंगे। What is the effect of the resignation or death of the chief minister of the state? तो इससे जो कॉम है वो immediately dissolve हो जाती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे कॉम का, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल यूनियन लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रिप्रेजेंट करते हैं, हेड होते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो इमीडिएटली कॉम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, मतलब सरकार जो बनी हुई है वो तुरंत वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एन अपील कैन मेड टू सुप्रीम कोर्ट। बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से एक अपील बनाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट ले स्पेशल लीव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वरना एक्चुअली ऐसा चलता है कि हाई कोर्ट बताती है ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बट अगर स्पेशल लीव है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस मैटर को पिक कर लेती है बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से, ये बाईपास हो जाता है। सो विद द स्पेशल लीव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, High Court has the territorial jurisdiction over Andaman Nicobar Islands. The answer is West Bengal, Calcutta High Court. Power to extend or restrict the jurisdiction of High Court. अब High Court का भी पावर और jurisdiction बढ़ाना है या restrict करना है, ये राज्य नहीं, ये पार्लियामेंट के स्तर पे होता है, यूनियन लेवल पे होता है। अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन टू स्टेट्स तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल, अगर दो राज्य आपस में फाइट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वहां पे उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अगर राज्य और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फाइट होगा, राज्य और यूनियन के बीच में फाइट होगा, तो वो किसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? आंसर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉयज राइट टू वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई। तो जो स्पीकर हैं जैसे लोकसभा स्पीकर है, वो पहले दफे वोट नहीं डालते, वो वोट तब डालते हैं जब टाई हो जाता है, तो वो कास्टिंग वोट डालते हैं, कास्टिंग वोट, पहले इंस्टेंस पे नहीं डालते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कंपेलिंग अ पर्सन कि आप खुद ही के लिए विटनेस बन जाओ, विटनेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन किस आर्टिकल में है बताइए? विटनेस। एंड सेकेंड थिंग, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्विक्ट्स एटसेट्रा में, तो जैसे फिंगरप्रिंट्स लिया है या फिर बायोलॉजिकल उनका कुछ टेस्ट हो रहा है, डीएनए प्रोफाइलिंग हो रहा है, तो क्या वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में काउंट होगी वो चीज? यस और नो? आंसर, सो दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू वोट, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट करता है, स्पीकर कास्टिंग वोट डालते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कैलकाटा अंडमान निकोबार, कैलकाटा हाई कोर्ट, स्पेशल लीव से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मैटर को लेके। कॉम मतलब जो भी सरकार है, वो अगर सीएम रिजाइन करते हैं तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर अगर एलसी से हैं तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसबैंड करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली बताती है यहाँ पे विधान परिषद चाहिए या नहीं राज्य की, और 40 मिनिमम होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, आर्टिकल 171। तो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। आज हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। सी आई विल गो क्विकली बिकॉज बहुत सारा रेंज भी कवर करना है, आप इसको केयरफुली सुनना और एक बार रिवाइज भी कर लेना इस पीडीएफ को क्विकली। इसको मैं आफ्टर से एन आवर और 2 इसको मैं शेयर कर दूंगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स क्या होती है?
लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स मतलब किस तरीके से बिल पास हो रहा है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना। अब जो बिल पास होता है वो हमने पहले भी देखा है, 1 2 3 एक Q&A सीरीज है, हाउ टू रीड एनी बुक, लाइक 1 2 3, गो एंड वॉच दैट वीडियो, 1 और 2 मिनट का है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं ये अदर देन फाइनेंशियल बिल होते हैं, मनी बिल नहीं होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं होते, ये ऑर्डिनरी होते हैं, साधारण होते हैं। तो साधारण है तो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसी भी जगह आ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह। साधारण है तो इनको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 3, जहां पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किसी स्टेट की टेरिटोरी का। तो ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी। ये जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से आप इन्हें पास कर सकते हो, बोथ द हाउसेस। इक्वल ज्यूरिसडिक्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा का। अगर डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है? 10। प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, पर केवल एक बार, वंस। जो हाउस है उसने प्रोसीजर दे रखा है बिल कैसे पास होता है। तो बिल पास होने के तरीके होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। पहली रीडिंग में केवल आप फैमिलराइज होते हो बिल से, डिस्कशन नहीं होता है। सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग में जनरली आप बताते हो कि बिल पास करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट 1 2 3 पहले हाउस में होगा, दूसरे हाउस में भी 1 2 3 होगा। दोनों हाउस से बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर हाँ बोल दिया तो वो एक्ट बनेगा। प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के बाद, चेंजेस के बाद भेजा या एज इट इज वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो प्रेसिडेंट को फिर सेकेंड टाइम हाँ बोलना पड़ेगा। ये इस तरीके से बिल बनते हैं, एक्ट। प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? ये प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को बोलती है कि ये बिल लाना है तो प्राइवेट मेंबर बिल आता है क्या? यस और नो? प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? मनी बिल क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, 110 में लिखा हुआ है मनी बिल। तो मनी बिल ऐसा होता है, ये मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। प्राइमरली इन मैटर्स में अगर बिल है तो वो मनी बिल कहलाएगा, जैसे कि इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स में हमें कुछ चेंजेस लाने हैं। रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पैसे बोरो करने हैं या फिर कोई गारंटी देनी है, कोई लॉ इससे रिलेटेड चेंज करना है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का, तो वो मनी बिल होगा। तो पहला हुआ टैक्स, दूसरा हुआ पैसे उधार लेना या उसके प्रोसीजर में चेंज करना। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पेमेंट मनी जो कुछ करना है, विड्रॉवल करना है इस फंड से। तो ये जो दो फंड्स हैं, इससे अगर कुछ हमें पैसे विड्रॉवल वगैरह कोई भी काम करना है, पेमेंट करना है, तो वो मनी बिल है। फोर्थ, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जैसे बहुत सारी बजट्स आते हैं, स्कीम्स आती है, स्कीम्स में इतना इतना फंड अप्रोप्रिएट हुआ है, तो वो जो पैसा हमें अलोकेट करना होता है CFI से, वो भी एक मनी बिल के थ्रू होगा। डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या ऐसे किसी एक्सपेंडिचर का खर्चा बढ़ाना। तो जब भी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कोई खर्चा ला रहे हैं तो वो हमेशा मनी बिल रूट से आएगा, चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड और मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड में क्या डिफरेंस होता है? रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या कस्टडी ऑफ दिस मनी या ऑडिट ऑफ दिस अकाउंट, ये भी एक मनी बिल होता है। तो ये जो A to F पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रिक्टली बात करते हैं मनी बिल के। ABCDEF, ये जो A to F है ये स्ट्रिक्टली बात करते हैं मनी बिल के। अगर ये है तो मनी बिल होगा। अब मनी बिल एक स्पेशल सबसेट होता है फाइनेंस बिल का। फाइनेंस बिल एक बड़ा सेट है, उसका एक स्पेशल पार्ट होता है मनी बिल। कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस ने जो बोल दिया वो फाइनल है। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता है बिल पास बाय लोकसभा, बट वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि हमें ये चेंजेस की हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। बट उसको 14 डेज में वो बिल वापस करना पड़ेगा लोकसभा में। अब लोकसभा पे है कि वो रिकमेंडेशंस मानता है या नहीं मानता है। दोनों ही केस में वो बिल पास माना जाएगा दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो मनी बिल में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसको सेफगार्ड करने के लिए, बिकॉज यहाँ बात है पेमेंट में।
तो हम ये रखना चाहते थे, ऐसा नहीं हो कि लोकसभा राज्यसभा में बन नहीं रही है तो ऐसा नहीं हो कि इन इंपॉर्टेंट चीजों में किसी टाइप का डिफिकल्टी आ जाए। तो दैट इज वाई लोकसभा में, बिकॉज एग्जीक्यूटिव प्राइमरली लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लोकसभा को यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो आधार बिल है ये मनी बिल है या नहीं है, आंसर। अब जो मनी बिल है वो ये होता है। अब अमेंडमेंट्स जो है राज्यसभा के अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों केसेस में वो पास माना जाएगा। तो राज्यसभा इज लेसर देन लोकसभा व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। अब दोनों से होगा, और अगर रिकमेंडेशंस दिए हैं, मनी बिल पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा में हुआ, 14 डेज हो गए हैं, तब भी अगर कोई रिटर्न नहीं हुआ तो उस केस में भी पास माना जाएगा दोनों से। तो राज्यसभा की पावर काफी कम होती है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। अगली क्लास में हम फाइनेंस बिल पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में हम देखें तो सूरत स्प्लिट पे आ गए हम। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स देख लिए थे, दोनों में बन नहीं रही थी, तो ये स्प्लिट होना तय बात थी। डिफरेंसेस इतने ज्यादा वाइडन हो गए थे स्वदेशी मूवमेंट में कि अब साथ में काम करना मुश्किल हो रहा था, तो अब ये स्प्लिट हो जाएंगे। पर्सनालिटीज, आइडियोलॉजीज क्लैश होने लग गए थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि ये जो बॉयकॉट स्वदेशी है इसको पूरे इंडिया में फैलाओ, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग टूल, इसको फुल यूटिलाइज करो। गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर जगह इस प्रोग्राम को, स्वदेशी को लेके जाओ। और मॉडरेट्स थोड़ा केयरफुल चलना चाहते थे बिकॉज दे न्यू ब्रिटिशर्स आर टू स्ट्रॉन्ग, सो दे वांटेड टू बी लिटिल केयरफुल, सेफ साइड चलना चाहते थे, तो क्लैशेस हो रहे थे। डिफरेंसेस भी हो गए इनके लीडर्स में भी। सूरत सेशन आता है 1907 का, जब दोनों में की हेड किसको बनाया जाए, वहां का सूरत सेशन का प्रेसिडेंट किसको बनाए, ऐसे इनके बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट में थे जैसे लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, ये चोजन करना चाहते थे, लाला लाजपत राय वगैरह। तो जो प्रेसिडेंट बनाना है उसमें यहाँ पे फाइट होने लग गई। मॉडरेट्स जो थे उनको थोड़ा मेजोरिटी थी, वो कंट्रोल करते थे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा करके ये डिसाइड किया कि एक्सट्रीमिस्ट को सस्पेंड कर दो फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डिसीजन हुआ सूरत स्प्लिट में 1907। अब दोनों में स्प्लिट होता है, ऑब्वियसली दोनों वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से, काफी होम रूल मूवमेंट के बाद फिर ये वापस ज्वाइन हो जाएंगे, बिकॉज डिवाइड होते ही इनकी स्ट्रेंथ भी 1/2 हो गई। अब इसी दौर पे होम रूल मूवमेंट भी आता है, होम रूल मूवमेंट भी आता है। होम रूल ये इंडियन रेस्पॉन्स था। अब जैसे आज भी हम देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 किसने किया, ये 2 यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया को यहाँ पे अननेसेसरी ड्रैग किया जा रहा है। तो होम रूल मूवमेंट यही था कि इंडिया को इसमें क्यों ड्रैग कर रहे हो। तो होम रूल मूवमेंट था वर्ल्ड वॉर 1 के रेस्पॉन्स में। एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स अभी आती है, अभी एनी बेसेंट भी आ जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों ज्वाइन करके यहाँ पे एक नया विगर लाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और होम रूल लीग किए आते हैं। एक्चुअली एनी बेसेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम, दिस आयरलैंड वगैरह से, तो वहाँ होम रूल मतलब जो ब्रिटिश डोमिनियन है यूके, उसमें भी जो आयरलैंड है तो उनको एक सेल्फ रूल टाइप ऑफ एक मेथड डेवलप किया था। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग वो इंडिया में भी चाहते थे, होम रूल। तो एक कैंपेन होता है, पब्लिकेशन एक वीकली आता है, कॉमन व्हील, कॉमन व्हील। तिलक स्टार्ट करते हैं इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में, और फिर एनी बेसेंट स्टार्ट करती है होम रूल लीग। तो 2 होम रूल लीग है, इंडियन होम रूल लीग और एनी बेसेंट का होम रूल लीग। तिलक का लीग होता है वो प्राइमरली महाराष्ट्र में होता है, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस बेरार में, और एनी बेसेंट का होता है रेस्ट ऑफ द इंडिया में। होम रूल लीग जो होता है ये सिमिलर मूवमेंट आयरलैंड में जैसा हुआ था। सो द आइडिया इज कि होम रूल मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही एक ऑटोनोमस कॉलोनी बनाई जाए जैसा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। तिलक की जो होम रूल लीग होती है ये लॉन्च होती है बॉम्बे में, और इसकी 6 ब्रांचेस भी होती है। अब ये आता है मराठा एंड केसरी, महारथा एंड केसरी, ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू यहाँ पे इस आइडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। पैम्फलेट भी होते हैं कन्नड़ा, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में। डिमांड होती है स्वराज की, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाओ, वर्नाक्यूलर जो लोकल भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। तो इसी टाइम पे तिलक को टाइटल मिला था लोकमान्य, मतलब आप सभी आपको मानते हैं, लोकमान्य। एनी बेसेंट का जो लीग होता है ये भी इंडिया, अब एनी बेसेंट की बात करें तो 1893 में आप इंडिया में आ गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है जिसका हेडक्वार्टर अडेयर महाराष्ट्र मद्रास में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है, इट्स नॉट एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की हु इज द फाउंडर, हु आर द फाउंडर्स,
एनी बेसेंट का जो लीग होता है वो 16 में स्टार्ट होता है। इसमें जॉर्ज अरुंडेल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। जो इनका लीग का काम होता है वो ये लेफ्टिनेंट पूरा कैरी करते हैं, अरुंडेल, रामास्वामी अय्यर एंड बीपी वाडिया। न्यूज़पेपर भी आता है न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। कार्डिनल प्रोग्राम होता है, रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन हो, सोशल रिफॉर्म हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये उनका तरीका होता है। मेन एम ये होता है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट को पॉपुलराइज करें। अब उस टाइम के यंगस्टर्स जवाहरलाल नेहरू जी, चक्रवर्ती, जे बनर्जी, ये सब भी ज्वाइन करते हैं लीग को। फिर रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनली सर्व टू हार्डन द एटीट्यूड ऑफ एजिटेटर एंड स्ट्रेंथन देयर रिजॉल्व टू रेजिस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना डिफिकल्टी ला रही थी तो जो फ्रीडम फाइटर थे उनका रिजॉल्व उतना ही स्ट्रांग हो रहा था। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। फिर मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आता है, अगस्त डिक्लेरेशन। तो इसके बाद बहुत सारी इनकी बातें मान ली जाती है, 1919 का रिफॉर्म आने वाला है। तो ये जो लीग है, ये जो रूल है वो फाइनली ड्रॉप होता है, ड्रॉप्ड हर लीग, बट तिलक कंटिन्यू करेंगे फॉर सम टाइम। बट इस होम रूल लीग से क्या बेनिफिट हुआ, इसने आगने वाले जो मूवमेंट है, स्पेशली अब गांधी जी भी आ गए, तो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया इसने बहुत अच्छा। तो दिस इज होम रूल लीग। अब जो एक्सट्रीमिस्ट और ये सेपरेट हुए थे तो लखनऊ पैक्ट में ये वापस मिल जाते हैं, वापस री एडमिशन होता है एक्सट्रीमिस्ट का। और यहाँ पर एक अलायंस भी होती है कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग की। एनुअल सेशन होता है 1950 बॉम्बे में। गांधी जी, मालवीय जी, सरोजनी नायडू यहाँ पे कमिटी में होते हैं और कमिटी में डिसाइडेड होता है कि हम अब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करें। तो ये सेशन होता है लखनऊ का, और इस लखनऊ सेशन में फाइनली क्या होता है, अग्रीमेंट जनरली नोन एज लखनऊ पैक्ट एंड कांग्रेस लीग स्कीम रिजल्टेड लार्जली ड्यू टू तिलक्स एफर्ट। अब लखनऊ पैक्ट ने ये बताया कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना पॉसिबल है, जितना जल्दी हो वो लाया जाए। एक्सपैंड करे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, इलेक्टेड मेंबर्स ज्यादा आए एक्सपैंडेड काउंसिल में, और इस तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज में भी ज्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, कमीशन, नॉन कमीशन रैंक, मिलिट्री, नेवल, क्योंकि मिलिट्री में भी ऑफिसर्स जो होते थे वो इंडियंस को नहीं बनाया जाता था। सो ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बताया। द पैक्ट ऑल्सो मार्क द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स। जैसे 1909 में जो आया था कम्युनल, ऐसे डिवाइड करना चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, लखनऊ पैक्ट में उसको एक टैसिट यहाँ पे अप्रूवल मिल गया। फिर यहाँ पे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे बाद में इन सारी कंडीशंस के ऊपर बनेंगे। फिर ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने ये भी कहा कि यहाँ हम ऐसे डिवाइड करने लग गए हैं कि हम रिलीजन के बेस में यहाँ पे डिवीजन होने लग गया है। ये चीज आगे चल के काफी डिफिकल्ट हो सकती है, बट ये सरवाइव होगा, पैक्ट सरवाइव होगा, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक चलेगा। चौरी चौरा इंसिडेंट जब 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एनसीएम गांधी जी जब पुल आउट कर लेंगे, वापस विड्रॉ कर लेंगे। बेसिक डिफेक्ट जो ये था कि अब कंट्री का, जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दो लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन होने लग गया, और जो कंट्री अभी तक यूनाइटेड थी उसमें सीड्स आने लग गए कि लाइक दे नीड अ सेपरेट कंट्री लाइक दैट, ऐसा उनका डिमांड आने लग गया। तो जो पाकिस्तान का जो जेनेसिस है वो यहाँ 1909 कम्युनल इलेक्टोरेट से जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से क्रिएट होना चालू हुआ। तो ये था लखनऊ पैक्ट। वापस मॉडरेट्स एंड दिस एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पे दिस वापस यहाँ पे मर्जर हुआ, और दिस कांग्रेस लीग स्कीम लखनऊ पैक्ट यहाँ पे हुआ। ओके, तो ये था होम रूल और होम रूल मूवमेंट और सूरत का स्प्लिट। अब गांधी जी आ जाएंगे नेक्स्ट। ज्योग्राफी में बात करें तो सैलिनिटी क्या होता है, समुद्र का पानी होता है नमक। एवरेज सैलिनिटी सदर्न हेमिस्फेयर में मोर देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में सैलिनिटी ज्यादा है, एवरेज सैलिनिटी सदर्न हेमिस्फेयर की ज्यादा है देन मोर देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आइसोहेलाइन क्या होता है, ये सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है सरफेस ऑफ द सी। आइसो मतलब सेम, हेलेन मतलब, हेलाइन मतलब सेम, नमक। तो ये जॉइनिंग प्लेसेस है जहाँ इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी होता है। पोल्स जो होते हैं यहाँ मिनिमम सैलिनिटी होता है, बिकॉज फ्रेश वाटर यहाँ पे तुरंत आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स, और बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, तो ये तो वाटर यहाँ पे नमक नहीं है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा जो सॉल्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो पोल्स में मिनिमम सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी इंक्रीज होती है विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी बढ़ रहा है, सैलिनिटी बढ़ रहा है। सैलिनिटी ऑन एन एवरेज डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स में हम जाते हैं तो सैलिनिटी कम होने लगती है। ओके,
अब देखो यहाँ पे जो लिखा है एवरेज सैलिनिटी जो सदर्न हेमिस्फेयर की मोर देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न में लैंड मास ज्यादा है बट सदर्न का लैंड मास ज्यादा है तो सैलिनिटी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, बट सदर्न की सैलिनिटी ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज सैलिनिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कितना इनटेक हो रहा है सॉल्ट का, दैट इज वन थिंग, बट सेकेंड इज एवापोरेशन क्या है। सदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स भी बहुत तेजी से फ्लो हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कुछ भी, विंड्स फ्लो हो रही है तो एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। इसके और रीजंस बताना, सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सैलिनिटी। सैलिनिटी अगर सी वाटर देखें तो प्राइमरली सोडियम क्लोराइड है 77.8, मैग्नीशियम क्लोराइड है 10.9, सल्फेट है 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम और ये अदर्स। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन होता है सैलिनिटी का। कंट्रोलिंग फैक्टर्स जैसे यहाँ पे लिखा है, सैलिनेशन जो होता है, सैलिनिटी होता है, ये डिपेंड करता है पानी कितना एवापोरेट हो रहा है। ज्यादा पानी एवापोरेट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। नया पानी कितना आ रहा है, प्रेसिपिटेशन, रिवर का पानी कितना आ रहा है, विंड डायरेक्शन, ओशन करंट, सी वेव्स, ये सब का टोटलिटी होता है। तो लैंड मास इज नॉट ओनली द वन थिंग, इस टोटलिटी से डिसाइड होता है सैलिनिटी। बाकी मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर जो होता है, वाटर क्या होता है, जो करंट्स भी होते हैं ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओशन के वाटर को, तो ये भी डिसाइड करते हैं वाटर का कैरेक्टर। फिर सुनामी, सेस्मिक वेव्स वगैरह भी होती है, इरप्शन होता है सी बॉटम पे, तो ये भी सैलिनिटी एंड वाटर के कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। एक होता है ओशन करंट, जिसमें आपने आंसर राइटिंग किया। ओशन करंट क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक नदी की तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको ओशन करंट बोल देते हैं। इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर भी होता है। तो ओशन करंट क्या होता है, जैसे विंड भी बह रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स, अर्थ का रोटेशन एटसेट्रा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो नजर आने लग जाता है, दैट इज ओशन करंट। इसमें विंड, कोरियोलिस इफेक्ट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, इन सब के कारण, इवन ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन के कारण ओशन करंट डिसाइड होते हैं। ओशन करंट सर्कुलेट हो सकता है क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है सदर्न हेमिस्फेयर में। वार्म करंट क्या होते हैं, जो भी करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है वो वार्म होगा, जो भी करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो कोल्ड होगा। बस ये चीज याद रखनी है। लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री से हायर जा रहा है तो वो वार्म, हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड आ रहा है तो वो कोल्ड। ये जैसे डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है कि जैसे ये सारे करंट्स हैं, इसको मैं आगे वन बाय वन बताता हूँ। इस डायग्राम को भी एक बार आप देख लेना। तो देखो नॉर्दर्न पोल में इस तरीके से चल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से करंट्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं। ये इक्वेटोरियल करंट है, देन लाइक दिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लाइक दिस इन सदर्न हेमिस्फेयर। इंडियन ओशियन यूनिक है बिकॉज यहाँ पे मॉनसून की विंड्स आ जाती है, सीजनल रिवर्सल, तो करंट्स भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। जब मॉनसून ऐसा है तो करंट यूं हो जाएगा, मॉनसून रिवर्सल होगा तो करंट भी यूं हो जाएगा। सो यहाँ विंड्स ही नहीं चेंज होती, करंट भी चेंज हो जाता है इंडियन ओशियन में। और ये है इक्वेटोरियल दिस करंट बेल्ट, और ये है सारे डिफरेंट डिफरेंट करंट्स। इनको एक बार क्विकली वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है, ये फ्लो कर रहा है वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू फिलीपींस, मैक्सिको से फिलीपींस तक। सी मैक्सिको कहाँ है, ये है, फिलीपींस कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये ऐसे आ रहा है, फिर पीछे से बिकॉज अर्थ इज राउंड तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। फिर कुरोशियो करंट कहाँ पर है, कुरोशियो करंट है, ये रहा कुरोशियो करंट। अलास्का करंट कहाँ पर है, ये अगेन ऊपर ऊपर नॉर्थ से आ रहा है, अलास्का करंट नॉर्थ में जा रहा है, अलास्का करंट। सो दिस इज अलास्का करंट, ये ब्रिटिश कोलंबिया से अलास्का पेनिनसुला की तरफ मूव कर रहा है। सो ये नॉर्दर्न पैसिफिक के करंट हो गए। ओके, अब जो नेक्स्ट है, देखो ये अलास्का करंट है ना, रेड से लिखा हुआ है सी, अलास्का करंट। अलास्का करंट मूव्स लाइक दिस, अपवर्ड जा रहा है ये। अब कोल्ड करंट की बात करें तो एक होता है ओयोशियो करंट, ये फ्लो हो रहा है बेरिंग सी से टुवर्ड्स जापान फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, और फिर ये ज्वाइन होगा कुरोशियो। तो देखो ये नॉर्थ पोल से आ रहा है तो ये कौन सा करंट हुआ, कोल्ड करंट। जैसे यहाँ पे ओयोशियो, ये ओयोशियो आ रहा है नॉर्थ से इधर, यहाँ से कुरोशियो जा रहा था वार्म करंट, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे जापान के ऊपर। फिर ओखोत्स्क करंट है, ये मिलता है कुरिल, कुरिल आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, रशिया एंड दिस जापान। तो ओखोत्स्क ज्वाइन करता है कुरोशियो नॉर्थ ऑफ जापान में। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये अलास्का की तरफ फ्लो हो रहा है। कैलिफोर्नियन करंट, ये भी कोल्ड करंट है, ये भी अलास्का की तरफ फ्लो हो रहा है, एक्सटेंशन है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल कंप्लीट क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो ये पैसिफिक के हैं, नॉर्दर्न पैसिफिक जोन है,
नॉर्दर्न पैसिफिक जोन ये वाला जोन है, दिस जोन, यहाँ पर ये करंट्स दिख रहे हैं इस जोन में। ओके, तो ये वार्म एंड कोल्ड करंट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक हो गए। साउथ पैसिफिक में वार्म करंट कौन सा है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ग्रेट बैरियर करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो ऑस्ट्रेलिया में इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे जा रहा है। साउथ इक्वेटोरियल है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण ये न्यू गिनिया की तरफ बाइफरकेट हो रहा है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, ये पनामा बे का एक्सटेंशन हो रहा है, ये वार्म है। कोल्ड की बात करें तो एक पेरुवियन करंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट साउथ टुवर्ड्स इक्वेटर ऑन द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू, और एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी है। ये जो हम्बोल्ट करंट होता है ये अल नीनो से रिप्लेस हो जाता है, तो फिर टेम्परेचर चेंज होता है, मानसून में इंपैक्ट होता है। ये अल नीनो ला नीना भी आई विल कवर इन अपकमिंग वीडियोस। ये डायग्राम बस आप देखते जाओ, जैसे ये पेरुवियन करंट है, हम्बोल्ट हो गया है ना। फिर जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का देखा हमने, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये है वार्म एंड कोल्ड करंट। फिर अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, 10 डिग्री नॉर्थ में है। केइन करंट आता है, ये फ्रेंच गिनिया से कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जा रहा है, ये भी वार्म है। फ्लोरिडा करंट, दिस इज ऑल्सो वार्म। एंटलीज करंट, ये वेस्ट इंडीज, ये भी वार्म। गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम ये यूएस कोस्ट से पूरा अटलांटिक बहते हुए यूरोप तक जाती है, और यूरोप के जो पोर्ट्स हैं गर्म पानी आता है तो वो ऑल वेदर पोर्ट्स बन जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम नहीं होगी तो ये ऑल वेदर पोर्ट्स भी नहीं होंगे। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी होता है, गल्फ स्ट्रीम बाइफरकेट्स इन दोनों में हो जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में और कैनरीज करंट में। देखो यहाँ पे ऐसे, ये इक्वेटोरियल ऐसे आया, गल्फ स्ट्रीम इधर गई, फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर आएगा और ऊपर ये नॉर्वेजियन ऊपर की तरफ कोल्ड करंट में ऐसे हो जाएगा ये, और ये कैनरी करंट से ये वापस सर्कल कंप्लीट होगा अफ्रीका के यहाँ पे कैनरी, और फिर ये वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे मूव हो जाएगा। तो सी दिस इज द सर्कुलेशन जो नॉर्दर्न अटलांटिक में हमें देखने को मिल रहा है। और ये गल्फ स्ट्रीम का वार्म वाटर इधर यूरोप के पोर्ट्स में भी जा रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो ऑल वेदर पोर्ट बनता है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम, नेम दिस पोर्ट। सो ये हो गए नॉर्थ अटलांटिक के। फिर कोल्ड करंट होता है, लैब्राडोर करंट है, आर्मिंगर करंट है, ग्रीनलैंड करंट है, कैनरीज करंट है और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो लैब्राडोर ये टुवर्ड्स यूएसए है, कनाडा, बैफिन बे डेविस स्ट्रेट से आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड पे आता है, और यहाँ पे फिशेस बहुत मिलती है बिकॉज यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट मिल रहे हैं। लैब्राडोर एंड दिस गल्फ स्ट्रीम मिल रही है ग्रैंड बैंक में। आर्मिंगर करंट है, ये ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिलेगा। कैनरीज जो करंट है ये नॉर्थ अफ्रीका, इधर मदिरा कैप में आएगा और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिलेगा। और फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये यूके की तरफ। तो ये सारे कोल्ड है। कोल्ड मतलब होता है दिस इज कमिंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड, कोल्ड करंट। और वार्म करंट होता है वो लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है। तो एक बार बस इस मैप को आप क्विकली देख लेना, ये सब चीज याद हो जाएगा, बहुत ईजी है ये। अब साउथ अटलांटिक में देखें तो वार्म क्या है, एक ये हो गया साउथ इक्वेटोरियल करंट और ब्राजीलियन करंट, ये दोनों वार्म है। विंड ऐसे करंट को लेके आ रही थी, 0 डिग्री से ऐसे ऊपर और नीचे गए, तो ये वार्म है। कोल्ड करंट फाकलैंड इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज में भी था, फाकलैंड टुवर्ड्स अर्जेंटीना नीचे। बैंगोला करंट ये केप ऑफ गुड होप में है, नियर दिस अफ्रीका। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ब्राजीलियन फाकलैंड में, और गिनिया करंट है ये नियर अफ्रीका है। तो ये कोल्ड करंट हो गए। तो ये डायग्राम बस एक बार फिर से देखना है, ये सब रिवाइज हो जाएगा आपको। वार्म कोल्ड, अगर वन लाइनर आ रहा है तो ये गलत नहीं होने चाहिए। करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन की बात करें तो एक तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, दूसरा मोजाम्बिक करंट है अफ्रीका में टुवर्ड्स इंडियन ओशन, एक अगुलास करंट है। अगुलास करंट जो है ये वेस्टवर्ड है, मेडागास्कर में, मोजाम्बिक के ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में। ये 3 है। बाकी मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडिया में, मॉनसून के कारण करंट्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन यहाँ पर देखो, ये मोजाम्बिक हो गया, ये अगुलास हो गया, और यहाँ इक्वेटोरियल करंट, और इस पार्ट में चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉनसून, डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये बहुत अच्छा मैप है, इसको एक बार आप पढ़ना, और जेसी लियोंग का भी एक मैप आज ही रिवाइज कर लेना, ये करंट्स पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आज हम पढ़ते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्या होते हैं? आशा वर्कर्स होते हैं। आशा वर्कर इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है।
हर विलेज में ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होगा। ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी एक्टिविस्ट, आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिन्हें बोलते हैं। आशा जो है बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, इंटरफेस होता है कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये लोगों को जागरूक बनाते हैं, गवर्नमेंट और इनके बीच में, पब्लिक के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। प्राइमरली आशा क्या होती है, ये विमेन रेसिडेंट होते हैं विलेज का, मैरिड, ये एज ग्रुप 25 टू 45 ईयर्स की होती है। ये लिटरेट विमेन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, और ताकि वो गवर्नमेंट स्कीम्स को बता पाए, वेल क्वालिफाइड होती है। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग इनका काम होता है, बहुत सारी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, और उसको स्पेल करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मोबिलाइज करना है कम्युनिटी। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बहुत सारे मिथ्स थे, आशा वर्कर का काम है उनको एनकरेज करे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ला रही है उसके लिए उनको मोबिलाइज करे, दिस इज आशा। देन ये जो इम्यूनाइजेशन में, एंटी नटाल चेकअप में, पोस्ट नटाल चेकअप में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये सब चीजें उनको सिखाई जाती है। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, क्लोरोक्वीन, डिस्पोजल डिलीवरी किट, ओरल पिल्स, कॉन्डम, ये सब चीजें यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि जो हेल्थ है वो बेटर हो पाए। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन में आशा वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंशियल प्रोविजंस देने के लिए। विलेज लेवल पे आशा कैन नॉट फंक्शन विदाउट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, कमेटी होता है, ग्राम पंचायत होता है, इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें नाम आता है एएनएम का और आंगनवाड़ी वर्कर का, एएनएम का और आंगनवाड़ी वर्कर का, पीरियोडिक ट्रेनिंग टू आशा वर्कर्स के लिए। ओके, तो दिस इज आशा वर्कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल भी आए हैं, और ये अभी कोविड-19 बैकड्रॉप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब एएनएम क्या होता है, ये होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। आशा वर्कर्स को मतलब इंटीग्रेट करना है, आशा वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये फोर्टनाइट मीटिंग करती है आशा वर्कर्स से, डिस्कशन, प्रोग्राम्स एटसेट्रा, गाइडेंस उनको प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। फिर आते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज रिमोट ग्राउंड लेवल पे उनको वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का। तो हेल्थ इंटीग्रेशन में आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, आशा वर्कर्स को अगेन सपोर्ट करते हैं ये। हेल्थ डे हुआ, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, फूड, पर्सनल हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है, ओरिएंटेशन होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स विल बी डिपोट होल्डर फॉर ड्रग किट्स एंड इशूइंग इट टू आशा। तो जो हमने पहले देखा, आशा वर्कर्स ये सारी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मेडिसिन एटसेट्रा, वो चीज उन्हें मिलती है फ्रॉम दिस आंगनवाड़ी सेंटर से। तो इस तरीके से हायरार्की बनी हुई है कि जो हेल्थ केयर है वो ग्रास रूट लेवल तक हम पहुंचा पाए। तो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्विक फैक्ट्स अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, तो FAO इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 क्यूबेक कनाडा में एस्टेब्लिश हुआ, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है। इसका काम क्या होता है, देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनका कैरेक्टर पता हो जाए ना, तो हम इस गेस वर्क ईजी हो जाता है कि ये किस टाइप का काम करती है। अब जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेंगे, एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन एटसेट्रा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज को ज्यादा प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल बनाना है, रिड्यूस करना है रूरल पॉवर्टी को, दिस इज द वर्क ऑफ FAO। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IAEA, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब इसका क्या काम है, एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज करवाना है। सारे यूज जो होगा, न्यूक्लियर इज बिकॉज वेरी डेडली, पीसफुल यूज होगा, सेफ गार्ड होगा, न्यूक्लियर सेफ्टी यहाँ पे प्रोमिनेंट वर्क होगा। तो हमको बहुत डिटेल में तो ये याद होता नहीं है एग्जैक्ट उनका वर्क क्या है, बट अगर वी नो द थीम कि किस डायरेक्शन में, किस डोमेन में और क्यों ये एजेंसी बनाई गई है, हम ऑप्शंस बड़े इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो दिस इज एटॉमिक एनर्जी। अब ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है दिस अगेन 1966 में बना था। UNDP है, पॉवर्टी रिडक्शन करो, प्रिवेंशन एंड रिकवरी करो, एनवायरमेंट एंड एनर्जी भी करो। UNDP बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी लेके आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। UNEP अलग है, एनवायरमेंट, और ये डेवलपमेंट है। सिमिलरली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल भी अभी से रिसेंटली मिला, रोम, इटली। सेव लाइव्स, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स इन इमरजेंसीज का काम है, क्योंकि सब जो वॉर है वहां पे होती है फूड शॉर्टेज, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है फ्रेजाइल सेटिंग में।
रिस्क जो है उसको दूर करना है, फूड एंड न्यूट्रिशन की उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। वाइपो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोविड वैक्सीनेशन में हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिकल्टी आ रही थी, तो दिस इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है वाइपो। ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनएचसीआर। व्हाई? बिकॉज अगेन रिफ्यूजीज एंड दिस रिलेटेड डिफिकल्टीज। ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसका काम है जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है उसको सॉल्व करे सिस्टमेटिकली, प्रोटेक्ट करें अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पर है डिस्प्लेस्ड पर्संस का। तो ये क्या है? यूएनएचसीआर, वाइपो, डब्ल्यूएफपी, देन यूएनडीपी, आईएईए एंड एफएओ, आंगनवाड़ी, ऑक्सिलरी मिडवाइफ, और दिस इज अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स। ये थोड़ा मैंने जल्दी बढ़ा दिया है बट इसको एक बार देखना, ये बड़ा आसान है। करंट सारे इनके एक नाम जनरल हमें पता होने चाहिए। देन ये सैलिनिटी हमने देखा, और दिस इज अबाउट एनी बेसन, लखनऊ पैक्ट, होम रूल, सूरत स्प्लिट, मनी बिल एंड फैक्ट। इसके अलावा आपको और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं वो भी आप मेंशन करते रहो। आई रीड ऑल द कमेंट्स, मैं उसको इंक्लूड करूंगा अपकमिंग वीडियो।